सभी को नमस्कार। 70 बीपीएससी पीटी का नोटिफिकेशन आयोग ने जारी कर दिया है और इसमें अच्छा खासा इस बार सीट है और पीटी एग्ज़ाम भी नवंबर में होने वाला है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए फिर से एक पीटी सीरीज में शुरू कर रहा हूँ। लास्ट ईयर जब 69th का एग्ज़ाम था पीटी का, तो वहाँ भी लगभग मैं 30-40 लेक्चर लिया था पीटी स्पेशल को लेके, काफ़ी ऑथेंटिक सोर्स का यूज किया था। तो इस बार भी वही मेरा प्रयास रहेगा, लगभग 40-50 वीडियो आप लोग को प्रोवाइड किया जाए। मेरा इसमें सिंपल प्रयास ये रहेगा कि जो मान आप लोग ने पढ़ लिया है, सिंपल जो एनसीईआरटी के बुक में है या और भी जो कुछ बुक में जो चीज़ें आपने पढ़ा है वो तो आपने पढ़ा ही पढ़ा है। कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आप लोग से छूट जाता है और एग्ज़ाम में क्वेश्चन वहीं से आ जाता है, ठीक ना। तो कुछ ऑथेंटिक सोर्स है, चाहे बिहार स्पेशल का हो या और भी जो सब्जेक्ट है। तो अभी मैं बिहार स्पेशल मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार कर रहा हूँ। इसमें मैं 3 सोर्स का मेनली यूज करूँगा। लास्ट बार जो मैं बताया था बिहार स्पेशल हिस्ट्री, उसमें एक पाटलिपुत्र से पटना तक का एक बुक मैं बताया था। तो वो तो खैर लेक्चर यूट्यूब पर ऑलरेडी अवेलेबल है। तो मेरा सलाह ये होगा कि मैं नीचे लिंक दे देता हूँ, आप उसमें 2 लेक्चर है बिहार का मॉडर्न हिस्ट्री का, आप एक बार उसको जरूर देखें। काफ़ी ऑथेंटिक सोर्स से बताया और उस बार 68 में जो क्वेश्चन पूछा था, इसके पहले जो भी क्वेश्चन पूछा था, मैं उसका भी डिस्कस किया हूँ। लिंक मैं नीचे दूंगा, उसको बार जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। अभी बिहार इसमें मैं 2 या 3 लेक्चर लूँगा मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार में, जिसमें कि जो सोर्स मैं यूज़ कर रहा हूँ एक बार दिखा देता हूँ। एक सोर्स ये है आज़ादी की जंग बिहार के मशहूर क्रांतिकारी। इसमें आधुनिक भारत या आधुनिक बिहार के इतिहास में जो 15 जो इम्पोर्टेंट बिहार के जो क्रांतिकारी हैं उनका काफ़ी अच्छे से इतिहास दिया गया है, ठीक ना। तो उसमें जो भी इम्पोर्टेंट अभी एग्जाम में भी पहले पूछ चुका है या जो अब पूछने का चांस है, उन सब चीज़ों को मैं शामिल करूँगा। एक और ये बुक है बिहार में राष्ट्रीयता का विकास 1912 से लेकर 1947 तक, डॉक्टर नागेंद्र मोहन प्रसाद श्रीवास्तव। दोनों बुक के राइटर यही हैं और ये दोनों बुक काफ़ी रिसर्च करके लिखा गया है और ये बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी से छपा है। अब आप लोग को ये बुक नहीं खरीदना है, इस बुक में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट फिगर कॉन्सेप्ट है वो मैं 2-3 लेक्चर में आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा और इसका जो भी क्लास का लेक्चर का PDF है मैं वो भी अपने टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम में लिंक भी नीचे दूंगा, आप वहाँ जाकर डाउनलोड कर ले। करना सिर्फ ये है, एक बार 2 के स्प्रिंट वीडियो देखना, फिर PDF पढ़ लेना। एक बार फिर से कभी टाइम मिलेगा सिर्फ PDF को रीड करिए, आराम से आपका क्वेश्चन इसमें बन जाएगा। अब आप लोग का ये भी कहना होगा कि अभी आखिर इस सोर्स का यूज़ क्यों कर रहे हैं। इसके पीछे वजह है, बिहार स्पेशल जो खास करके मॉडर्न हिस्ट्री में जो बीपीएससी क्वेश्चन अभी तक पूछा है वो लगभग कि 80% क्वेश्चन इसी 2 बुक से, एक और बुक है इसी 2-3 बुक से मेरे ख्याल से पूछा जा रहा है। जैसे एक मैं एग्जांपल देता हूँ, 60 से 62 बीपीएससी में क्वेश्चन ये पूछा, वह सहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 ही दिन बचे थे। इसका आंसर क्या होगा? डॉक्टर जयप्रकाश नारायण। यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि जयप्रकाश नारायण का जन्म ये मिस प्रिंटिंग में 11 अक्टूबर है। 11 अक्टूबर 1902 को बिहार के सारण जिले के सीताबदियारा गांव में हुआ था। उनकी शिक्षा दीक्षा गांव के स्कूल पटना कॉलेजिएट स्कूल, बाद में पटना कॉलेज में हुई। 1919 में वे प्रथम फिर मैट्रिक पास किए तथा पटना कॉलेज में ISC में दाखिल लिए, परंतु 1921 में अंतिम वर्ष की परीक्षा के 3 सप्ताह पूर्व महात्मा गांधी द्वारा शुरू किए गए असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। बाद में उन्होंने ISC की पढ़ाई पटना में महात्मा गांधी द्वारा खोले गए बिहार विद्यापीठ में पूरा किया। अगर आप बिहार स्पेशल का मार्केट में कोई अगर बुक देखेंगे, चाहे KBC नैनो हो या लुसेंट हो या जो भी बुक है अलग अलग पब्लिकेशन का, तो मेरे ख्याल से इस तरह का कंटेंट या इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है और क्वेश्चन यहीं से पूछा जा रहा है। क्योंकि क्वेश्चन जो सेट जो कर रहे हैं, जो भी टीचर कर रहे होंगे, मेरे ख्याल से वो इसी तरह कुछ ऑथेंटिक सोर्स का यूज़ करते हैं। वो किसी मैगजीन या किसी और जो लोकल जो भी पब्लिकेशन है वहाँ से वो क्वेश्चन क्यों छापेगा, ऑथेंटिक सोर्स से छापेगा। तो मेरा सिर्फ यही प्रयास है कि आप लोग को जो भी कंटेंट प्रोवाइड किया जाए, पहले भी मैं 68 स्टूडेंट में इस तरह कंटेंट का यूज़ करके आपको लेक्चर बनाया था और वो काफ़ी यूजफुल भी रहा था। इस बार भी मेरा प्रयास रहेगा ऐसे कुछ चीज़ें जो कि आपके एग्जाम के लायक हो सके वो मैं करूँगा। 56 से 59 बीपीएससी में एक क्वेश्चन पूछा, किसने दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे छद्मनामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला था। इसका आंसर था पीर मोहम्मद मुनीस, क्योंकि ये चंपारण सत्याग्रह है जब महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया जा रहा था, ये भी वहाँ मौजूद थे। तो आप इसमें देखिए ये जो कैसे कहाँ से क्वेश्चन पूछा है।
इस बुक में जो है ना चंपारण सत्याग्रह काफ़ी अच्छे से कवर किया गया। उसी में जब पढ़िएगा तो ये जो पीर मोहम्मद मुनिस थे, ये प्रताप नाम की पत्रिका के लिए लिखते भी थे। उसी पत्रिका में लेकिन उन्होंने जो है ना पूरा डिटेल से कई जगह जैसे दुखी प्रजा, दुखों का सामना, दुखी, और एक अंतिम में इस तरह करके मतलब उस पत्रिका में लिखते थे एक दुखी आत्मा करके। तो वहीं से क्वेश्चन जो है ना, मैं जो भी बिहार स्पेशल बुक पढ़ा उस इस तरह का इतना डिटेल से चीज़ें नहीं दिया गया है, ठीक ना। और भी कई सारे सवाल है, मैं सब सवाल को यहाँ नहीं ले सकता हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। जब मैं लेक्चर लूँगा तो आपको बताऊँगा, देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक ना। चलिए लेक्चर को अब शुरू करते हैं। तो जो इस बुक में सबसे पहला जो क्रांतिकारी को कवर किया गया वो खुदीराम बोस है। हालांकि इनके बारे में आप लोग बहुत कुछ जानते होंगे, फिर भी लेकिन कुछ आपको नया जोड़ मिलेगा, तो इसको ध्यान से सुनिए। तो खुदीराम बोस का जन्म जो है 1889 में पश्चिम बंगाल में मिदनापुर में, और एक जगह का नाम था हबीबपुर में हुआ था। ये कुछ फैक्ट याद रखिएगा। 3rd क्लास तक की पढ़ाई किए हुए थे। उस समय का 3rd क्लास जो था अभी के 8वीं के बराबर था। पहले जैसे कि ना 9-10 का एक ही बार होता था एग्ज़ाम, आज से बहुत साल पहले। तो मतलब 3rd क्लास की पढ़ाई किए थे, लेकिन अभी वो 8वीं के बराबर है। ये युगांतर दल जो एक क्रांतिकारी संगठन था उसमें हमारे देश में, उसके ये एक सक्रिय मेंबर थे, ये भी ध्यान रखिएगा। और युगांतर के जो नेता का नाम क्या था, वरिंद्र कुमार घोष, ये भी ध्यान रखिएगा। तो वरिंद्र कुमार घोष जी ने प्रफुल्ल चाकी को तैयार किया कि नहीं मुजफ्फरपुर के जो न्यायाधीश है किंग्सफोर्ड की हत्या करनी है। तो वीरेंद्र कुमार घोष ने किनको कहा, प्रफुल्ल चाकी को। लेकिन हेमचंद दास कानूनगो जो कि पेरिस गए थे बम कैसे बनाए तो उसको सीखने के लिए, इनके कहने पर खुदीराम बोस को भी मुजफ्फरपुर भेजा गया, ठीक है। तो ये दोनों लोग को फाइनली तैयार किया गया कि किंग्सफोर्ड की हत्या के लिए भेजना है। बम फेंकने का जो डेट था वो याद रखिएगा, 30 अप्रैल 1908 को बम फेंका गया। लेकिन गलती से जो है बम प्रिंगले कैनेडी पर मतलब कि लग गया। तो इसमें सिंपल ये था, गलती से बम लगने का वजह ये था कि जो किंग्सफोर्ड थे वो भी हरे रंग के बग्गी का प्रयोग करते थे, ग्रीन रंग के बग्गी का प्रयोग करते थे। और ये प्रिंगले कैनेडी वकील थे उस समय मुजफ्फरपुर में, ये भी हरे रंग के बग्गी का प्रयोग करते थे। तो कन्फ्यूजन हुआ और इन्हीं के बग्गी पर जो बम चला गया। और ये कांग्रेस के सपोर्टर थे, ये भी किताब में लिखा गया है। तो इसमें इस बम कांड में इनकी वाइफ और इनके डॉटर की मृत्यु हो गई। तो जिनको मारना था उनको तो लगा नहीं, किसी और को इसमें लग गया। अब ये हो गया कि अब बम कांड के बाद ये दोनों वहाँ से भागे। तो खुदीराम बोस 25 मील दूर भाग के बैनी रेलवे स्टेशन में आए, और वहाँ पे वो कुछ खा रहे थे बैनी रेलवे स्टेशन पे, ठीक ना। तो इसी में वहाँ पे कुछ लोग आपस में बात कर रहे थे। तो एक आदमी ने कहा कि कैनेडी की बेटी मर गई, मतलब कि ये वहाँ पे खुदीराम बोस मतलब कुछ खा रहे थे, बगल में कुछ लोग आपस में बात कर रहे थे, कैनेडी की बेटी मर गई, उसकी पत्नी की हालत गंभीर है। इतने में खुदीराम बोस की बात सुन रहे थे, खुदीराम बोस के मुंह से अचानक से निकल गया कि क्या किंग्सफोर्ड नहीं मरा, मतलब उनके मुंह से निकल गया क्या किंग्सफोर्ड नहीं मरा। तो इसमें 2 पुलिस वहाँ मौजूद थे, फतेह सिंह और शिव प्रसाद मिश्र, ये पुलिस थे वहाँ पे, ठीक है। शक हुआ और शक के आधार पर इनको जो है ना पकड़ लिया गया। तो क्वेश्चन बीपीएससी ये पूछ सकता है कि ये आखिर शब्द किसका है, क्या किंग्सफोर्ड नहीं मरा, खुदीराम बोस का, एक प्रफुल्ल चाकी का। तो ये अगर जब बहुत एग्जामिनर बहुत जाके एकदम आपका देखेगा कितना आपने पढ़ाई लेवल का किया है, तो यहाँ तक जाके क्वेश्चन वो पूछ सकता है। तो ये पुलिस का नाम देख लीजिएगा। बाकी जो है ना सुनवाई जो इनका जो किए थे, कन्नफ नाम के एक विशेष न्यायाधीश का नियुक्ति किया गया था। सरकारी वकील जो थे इस समय मानुक विनोद मजुमदार थे, ये ध्यान रखिएगा। और इनके जो वकील का नाम था कालिदास बोस। 17 साल की उम्र में इनको फांसी की सजा हुई। डेट था 11 अगस्त 1908 को। मुजफ्फरपुर जेल में खुदीराम बोस को जो है ना फांसी की सजा हुई थी। और प्रफुल्ल चाकी खुद से गोली मार के 2 मई 1908 को इन्होंने आत्महत्या कर लिया था। अब क्वेश्चन ये पूछा सकता है आखिर किसकी पहले मृत्यु किसकी पहले हुई, तो प्रफुल्ल चाकी 2 मई को और इनका 8 अगस्त को फांसी की सजा हो रही है, ठीक ना। तो जब इनको दोनों की हत्या मतलब की मृत्यु हुई तो एक तरह से नई राजनीतिक चेतना का विकास हुआ, क्योंकि युवा यंग 17-18 साल का आदमी देश के लिए जान दे रहा है, ठीक ना। तो बाल गंगाधर तिलक केसरी में इनकी प्रशंसा लिखते हैं, ध्यान रखिएगा। बाल गंगाधर तिलक जी जो है केसरी में इनके नाम से प्रशंसा लिखते हैं। और एक पूना से एक काल नाम का एक पत्रिका प्रकाशित होती थी, उसके जो संपादक महोदय थे शिवराम महादेव प्राणजपे। तो इस पत्रिका में भी इन्होंने अच्छे ढंग से इन दोनों क्रांतिकारियों का जो है ना मतलब कि
जिक्र किया और पूरा बड़ाई किया कि हाँ क्रांतिकारी ने काफ़ी अच्छा काम किया। ये दोनों इन्होंने इन घटनाक्रम का काफ़ी अच्छे से कवर किया था। तो ये पूछा जा सकता है कि क्योंकि बाल गंगाधर तिलक से तो पूछा ही जा सकता है, ठीक ना। एक चीज़ और ध्यान यहाँ रखिएगा, किताब में भी दिया गया है कि जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन मद्रास में हुआ दिसंबर 1908 में, तो इसमें निंदा की गई, इस बम कांड की जो है ना निंदा की गई। और इस समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे उनका नाम था रास बिहारी घोष। उसके बाद बिहार जो प्रांतीय जो संगठन था उसका भी वार्षिक अधिवेशन 1919 में हुआ भागलपुर में। उसके अध्यक्ष थे फैजानंद सिन्हा। वहाँ भी इस मुजफ्फर बम कांड की जो है ना मतलब कि उसका ना निगेटिव बात बोला कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये बहुत निंदा की गई थी। ये ध्यान रखिएगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इस बम कांड का जो है ना निंदा किया था। क्वेश्चन स्टेटमेंट बना के पूछा जा सकता है आपसे। चलिए आगे एक चीज़ में और इस बुक में फैक्ट लिखा हुआ है कि जब भारत आज़ाद हो गया, आज़ादी के बाद 1947 में जवाहरलाल नेहरू बिहार गए थे, मुजफ्फरपुर गए थे। उन्हें खुदीराम बोस का स्मारक का उद्घाटन करना था, लेकिन उन्होंने करने से इनकार कर दिया। जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट प्रधानमंत्री जो हमारे देश के थे। तब बाद में जो है श्री कृष्ण सिंह जो बिहार के मुख्यमंत्री थे उन्होंने उनके स्मारक का अनावरण कर, एक उस किताब में लिखा हुआ है। अब दूसरा जो इसमें क्रांतिकारी का जो जिक्र किया इस बुक में, मनिंद्र नारायण राय, एम.एन. रॉय, इनको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बीपीएससी कई बार पूछ चुका है, ठीक है। यहाँ तो यूपीएससी भी क्वेश्चन यहाँ से पूछ चुका है। ढाका के मूल निवासी थे, 1914 में बिहार आए थे, ठीक ना। 1916 में सर्च लाइट के उप संपादक बने थे, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक ना। सबसे इंपॉर्टेंट इनका अगर योगदान अगर बिहार में आप देखिएगा, 1927 में उन्होंने पटना युवक संघ को स्थापित किया था। 1927 में पटना युवक संघ फूलन प्रसाद वर्मा के विचार विमर्श करने के बाद, ठीक ना। ये क्वेश्चन बीपीएससी पूछ चुका है। और साइमन कमीशन का बहिष्कार करने में ये संगठन जो बिहार में सबसे आगे था। और उस समय बिहार में जो भी युवा थे, 1927 के आसपास की बात कर रहा हूँ, वो या तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट पार्टी जो नेशनल लेवल पर था उसके मतलब कि सदस्य थे, या तो पटना युवक संघ के मेंबर थे, क्योंकि क्रांतिकारी सब लोग उसी के थे, ठीक ना। तो पटना युवक संघ की स्थापना 1927 में, डेट भी याद रखिएगा, किताब में अच्छे से डेट का भी मेंशन किया गया है, ठीक ना। और किसके सहयोग से? फूलन प्रसाद वर्मा के सहयोग से। लेकिन इसके प्रथम अध्यक्ष का नाम याद रखिएगा, कृष्ण वल्लभ सहाय थे। कृष्ण वल्लभ सहाय इसके जो है ना प्रथम जो है ना अध्यक्ष थे। और इसमें एक और ध्यान रखिएगा, ज्ञान साहा जो कि ढाका अनुशीलन समिति के मेंबर थे, वो भी इस समय बिहार में ही थे। इन्होंने बिहार यूथ लीग की जो है ना स्थापना किए थे। क्वेश्चन अगर ये पूछेगा कि पटना युवक संघ की स्थापना का क्या पर्पस क्या था, उद्देश्य क्या था? बस उद्देश्य ये था कि समाज सेवा और फिजिकल कैपेसिटी जिन युवाओं में है उनको आगे लाकर जो है ना क्रांतिकारी आंदोलन की तरफ उनको आगे बढ़ा, ताकि देश जो है ना आज़ादी की राह पे, या आज़ादी, देश को आज़ादी मिल सके। इसका मेन उद्देश्य था किसका? पटना युवक संघ का। इन जो पटना युवक संघ था, इनके विचारों को प्रकाशित करने के लिए पूरे बिहार में मैजिक लालटेन और स्लाइड्स का भी प्रयोग किया गया था। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मैजिक लालटेन और स्लाइड का संबंध किससे है? तो एम.एन. रॉय और पटना युवक संघ से है। एम.एन. रॉय ने जो पुस्तक लिखा है काकोरी षड्यंत्र नामक पर भी उन्होंने पुस्तक लिखा। एक मयर डॉक नाम का उन्होंने एक पुस्तक लिखा है। बाकी देखो उसमें कई सारा न्यूज़पेपर बिहार में छपता था, तो कुछ न्यूज़पेपर का जो संपादक जो उनके रहे हैं, जैसे कि सर्च लाइट के मुरली मनोहर प्रसाद भी रहे हैं, महावीर के जगत नारायण लाल भी रहे हैं, न्यू युवक के राजेंद्र प्रसाद रहे हैं, और युवक नाम की एक पत्रिका छपती थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए। राम वृक्ष बेदपुरी के क्या थे? संपादक थे। कभी कभी फिर संपादक से क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक ना। तो इसको मतलब संबंधित थे ये लोग, इसके एडिटर रह चुके थे। चलिए अब बिहार में कई क्रांतिकारी थे, मतलब कि अलग अलग जगह जब कुछ षड्यंत्र कांड, जैसे काकोरी कांड हुआ था या लाहौर घटना हुआ था, तो इसी तरह बिहार में कई सारे कांड उस समय युवाओं ने किया था। उसका डेट याद रखिएगा, जैसे कि देवघर षड्यंत्र कांड 1928 में हुआ था, ठीक ना। तिरहुत कांड 1931 में हुआ था, सारण में 1932 में हुआ था, पटना में 1931 में हुआ था, ठीक ना, गया में 1933 में। ये सब में सारे क्रांतिकारी ही भाग लिए थे, और सबको, किसी को 10 साल की सजा हुई, किसी को फांसी की सजा हुई। इन्हीं सब क्रांतिकारियों का जिक्र इस बुक में आपको मिलेगा। अब नेक्स्ट जयप्रकाश नारायण जी का देख रहे थे, यहाँ से क्वेश्चन बीपीएससी पूछता है। तो इनका जो जन्म है 11 अक्टूबर 1902 को, 8 अक्टूबर 1979 को इनकी मृत्यु होती है। 1919 में 10th पास किए, फर्स्ट डिवीजन से, पटना कॉलेजिएट से भी पूछा जा सकता है। आईएससी
के लिए इन्होंने पटना कॉलेज में नाम लिखाया, बट वही 1921 में जो असहयोग आंदोलन शुरू होने से पहले, मतलब कि लास्ट जब एग्ज़ाम था 3 सप्ताह पूर्व ही इन्होंने वहाँ से नाम कटा लिया और ये असहयोग आंदोलन में कूद गए, जो बीपीएससी को यहाँ से पूछा है। फिर बाद में बिहार विद्यापीठ से ये इंटर की पढ़ाई अपना पूरी किए। इनके वाइफ का नाम था प्रभावती, ठीक ना, और प्रभावती जी थे ब्रजकिशोर प्रसाद जी की बेटी थी, जो कि चंपारण सत्याग्रह में का बड़ा योगदान है ब्रजकिशोर प्रसाद जी का। जब चंपारण सत्याग्रह हम पढ़ाएंगे तो वहाँ पे इसका जिक्र हम करेंगे। चलिए 1922 में अमेरिका गए, विस्कोन्सिन विद्यालय से उन्होंने एमए किया, किसमें, इकोनॉमिक्स में। क्वेश्चन यहाँ भी पूछता है कि कहाँ से क्या पढ़ाई किए, महात्मा गांधी से संबंधित क्वेश्चन बीपीएससी इस तरह से पूछा जा चुका है, ठीक है। 1929 में वहाँ से पढ़ाई करके लौटे और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के ये जो है श्रम शोध प्रकोष्ठ के प्रभारी बने, और प्रभारी बनाने में सबसे बड़ा योगदान था जवाहरलाल नेहरू जी का। तो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के ये मतलब कि लेबर रिसर्च सेल के जो है ना प्रभारी बने, कौन, जयप्रकाश नारायण। फिर जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था उसमें भी इन्होंने भाग लिया था। इनको नासिक जेल में रखा गया था, कभी क्वेश्चन पूछा किस जेल में रखा गया था, ठीक ना। चलिए 1934 में जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनी थी, जो कांग्रेस के अंदर की ही एक शाखा थी कह सकते हैं, ये उनके महासचिव बने थे। ये भी क्वेश्चन बीपीएससी पूछ चुका है, ठीक ना। फिर 1936 में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, 1936 में ऑल इंडिया जो कांग्रेस कमेटी थे उनके अध्यक्ष बने थे उस पर जवाहरलाल नेहरू। और ये जो है 3 सोशलिस्ट नेताओं को, जयप्रकाश नारायण, नरेंद्र देव और अच्युत पटवर्धन जी को उस ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के मेंबर बनाए गए थे। इसमें जयप्रकाश नारायण जी को भी मेंबर बनाया गया था 1936 में। सब डेट याद रखिएगा, उस किताब में काफ़ी अच्छे से डेट विथ सोर्स भी दिया गया है। वो जो बुक जो मैं दिखाया अभी, वो जो बुक जो लिखा गया उसको भी कई सारे सोर्स का यूज करके, जैसे कि प्रताप पत्रिका या राजेंद्र प्रसाद की आत्मकथा, जो भी स्वतंत्रता सेनानी की किताब है उनसे ले लेके उस बुक को जो है ना लिखा गया। चलिए फिर जो है 8 फरवरी 1940 को इन्होंने एक भाषण दिया था जमशेदपुर में, मतलब कि ब्रिटिश के खिलाफ। तो उस भाषण के एवज में इनको 9 माह की सजा हुई, तो इनको हजारीबाग जेल में ही क्या गया था, रखा गया था, ठीक ना। आगे इनको जब गिरफ्तार किया गया तो 14 मार्च, ध्यान रखिएगा, 1940 को जयप्रकाश नारायण दिवस बिहार में मनाया जाता है। फिर बाद में इनको रिहा कर दिया जाता है, ठीक ना। फिर जो है फिर ये कुछ गतिविधि ब्रिटिश के खिलाफ करते रहते हैं, गिरफ्तारी होते रहता है, फिर जेल जाते रहते हैं। फिर सिंपल ध्यान रखिएगा, जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ तो फिर इनको हजारीबाग जेल में ही रखा गया था। ये बीपीएससी यहाँ क्वेश्चन पूछ चुका है। 9 नवंबर 1942 को दिवाली की रात, बीपीएससी का लाइन यही था, ठीक ना। फरार हुए, इनके साथ कौन थे, रामानंद मिश्र थे, योगेंद्र शुक्ल थे, सूर्यनारायण सिंह थे, गुलाब चंद्र गुप्त थे और साईराम थे। ये सब लोग वहाँ से जेल से क्या कर गए, भाग गए। चलिए ध्यान रखिएगा। आगे फिर जब 29 दिसंबर 1942 को दिल्ली आए और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का जो ना ग्राउंड लेवल पर बैठक होने लगी, उसमें भी भाग लिए थे, ठीक ना। सबसे इनका बड़ा योगदान जो भारत छोड़ो आंदोलन वो आज़ाद दस्ता में है, ठीक ना। नेपाल के तराई, उसको बकरी का टापू भी कहते हैं। यहाँ जो गतिविधि हो रहा था, इसका रेडियो का जो संचालन कर रहे थे वो राम मनोहर लोहिया। ये डेट याद रखिए, मतलब नाम याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनके जो संयोजक थे इस आज़ाद दस्ता के, सूर्यनारायण सिंह थे, ठीक ना। और जो बच्चों को जो युवाओं को जो ट्रेनिंग दिया जा रहा था उसके जो डायरेक्टर थे, निदेशक थे, वो सरदार नित्यानंद सिंह थे। यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आज़ाद दस्ता का संगठन नेपाल के अलावा बिहार में भी कई जगह खुला, जिसमें कि भागलपुर में सियाराम सिंह चला रहे थे, ठीक ना। बाकी 2 गुट और था, परशुराम सिंह का और महेंद्र गोप का भी, लेकिन भागलपुर में सियाराम सिंह चला रहे थे। ये आपसे क्वेश्चन अलग से पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए बाकी आगे घटनाक्रम इनका ही होता है कि 21 मई 1943 को फिर जयप्रकाश जी, राम मनोहर लोहिया सब गिरफ्तार हो गए। तो नेपाल के हनुमान पुलिस चौकी वहाँ रखा गया, ठीक ना। फिर सूर्यनारायण सिंह भी यहाँ पे इनको छुड़ा लिए थे, ठीक ना। फिर आगे जाके एक मुगल पास पंजाब में इनको 1943 में सरकार ने गिरफ्तार किया था। बस वही गिरफ्तारी हो रहा है, जेल जा रहे हैं, फिर इनको लाहौर जेल में रखा गया था, ठीक ना। फाइनली देश आज़ाद होता है तो 1954 में इन्होंने राजनीति से क्या ले लिया था, संन्यास, जयप्रकाश नारायण जी ने। फिर जो इनकी मृत्यु का ये है। बाकी जो आपातकाल में जो इनका योगदान उसको मैं किसी अलग लेक्चर में जो ना कवर करूंगा। चलिए नेक्स्ट जो क्रांतिकारी का नाम है योगेंद्र शुक्ल, जो इस बुक में दिया गया है। तो इसमें देखिए क्या क्या चीज़ें हैं। 1896 में इनका जन्म होता है वैशाली जिला में, लालगंज वहाँ भी एक है, और उसमें जलालपुर गांव में। ध्यान रखिएगा क्योंकि गांव भी कभी कभी पूछ देता है। चलिए हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन
के ये एक्टिव मेंबर थे और तिरहुत इलाके के इस HRA के ये नेता थे। तिरहुत इलाके के ये नेता थे किसके? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के। ये बुक में अच्छे से लिखा गया। ठीक, चलिए उसके बाद जो है, चूँकि ये क्रांतिकारी थे और हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन भी एक क्रांतिकारी संगठन था, तो कई राजनीतिक डकैतियों को अंजाम इन्होंने दिया था पैसा लूटने, क्योंकि उस समय क्रांतिकारियों को पैसा चाहिए था ना। कई लूट को अंजाम इसलिए भी दिया गया क्योंकि उनको पैसे की सख्त क्या थी, ज़रूरत थी। तो दो इनका याद रखिए, एक दलसिंह सराय में इन्होंने किया और एक मुजफ्फरपुर में। ऐसा पूछेगा नहीं डेट, लेकिन हाँ, इन्होंने जो है इस राजनीतिक डकैती में जो भाग लिया था। 1929 में लाहौर अधिवेशन जो कांग्रेस का हुआ था उसमें भी इन्होंने भाग लिया था। ठीक ना। और इनको जो है फिर गिरफ्तार भी किया गया था कई इन सब घटनाक्रम में। तो फिर गिरफ्तार किया गया, फिर रिहा भी ये हुए। और ध्यान ये रखना है कि जब भारत छोड़ो आंदोलन चला, इनको हजारीबाग जेल में ही रखा गया था, फिर वहाँ से भाग निकले, फिर इनको जो बक्सर जेल में रखा गया था। ठीक ना। और फाइनली जब देश आज़ाद हो गया तो बिहार में इन्होंने जो है 1958 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के ये मेंबर बने और ये विधान परिषद के मेंबर भी बने थे। फाइनली इनको 1960 में क्या हो जाती है, मृत्यु। तो कुछ यहाँ से फैक्ट एंड फिगर अगर जहाँ कुछ भी पूछेगा तो आपका यहाँ से बन जाएगा। इस बुक में इतना ही इनके बारे में जिक्र दिया गया। चलिए नेक्स्ट अब एक और है सूरजनाथ चौबे। ये भी एक क्रांतिकारी हैं। इनका जन्म शाहाबाद भोजपुर में मझौली गांव में इनका हुआ था। ठीक है। ये भी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के जो है एक्टिव मेंबर थे। हम क्या बोल रहे हैं, जितने भी क्रांतिकारी संगठन, क्रांतिकारी जो भी मैं इसमें जिक्र कर रहा हूँ, वो लगभग जो है ना, ये उस समय जो सेंट्रल लेवल पे जो ये संगठन क्रांतिकारी का, उसके सक्रिय मेंबर हैं। और वहाँ पे जो दिशा निर्देश मिलता था, ये सब उस अकॉर्डिंग उन्होंने काम करते थे। और एक पटना षड्यंत्र भी कांड हुआ था, उनके नायक थे सूरजनाथ चौबे, इसलिए मैं इनको किताब में काफ़ी अच्छे जिक्र किया दिया। और इसमें ना 11 क्रांतिकारी पर केस चला था पटना षड्यंत्र केस में। ठीक है, जो हुआ जो था। ठीक है ना। लेकिन पटना षड्यंत्र केस में भी 2 मुखबिर बन गए थे, मतलब कि जो क्रांतिकारी का खिलाफ जो गवाह दिए, उसका नाम याद रखिएगा, हरिलाल और राधा कृष्ण। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है। इनको काला पानी की सजा हुई थी इसी पटना षड्यंत्र केस के लिए। बाद में जब इनको जब छूट भी गए थे, तो 1947 में ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के अध्यक्ष बने थे। कौन? सूरजनाथ चौबे। तो बाकी इस बुक में इतना ही इनके बारे में जिक्र है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला है बैकुंठ शुक्ल। ठीक है ना। इनका जन्म 1910 में मुजफ्फरपुर जिले में, अब ये वैशाली में चूँकि पड़ता है, गांव का नाम है जलालपुर, ध्यान रखिएगा। सिविल डिसऑर्डर मूवमेंट में भाग लिए थे। इनको पटना कैंप जेल में रखा गया था उस समय। ठीक ना। और ये भी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के मेंबर थे। ठीक ना। चलिए अब इनको एक चीज़ और जानना यहाँ जरूरी है, फणींद्र नाथ घोष। ये भी पहले क्रांतिकारी ही थे, बाद में चूँकि जब कुछ कांड हुआ था तो पूरा ये ब्रिटिश के साथ मिलके इन क्रांतिकारियों के खिलाफ बयान दिया था। तो ये फणींद्र नाथ घोष बेतिया के थे, ध्यान रखिएगा। 1925 में हिंदुस्तान सेवा दल की उन्होंने स्थापना किया था और ये भी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक इसमें के मेंबर थे। अब यहाँ की बुक में जो मैं इसका कटिंग लाया उसको थोड़ा सा मैं पढ़ के सुना देता हूँ। लिखा हुआ है कि फणींद्र नाथ घोष बाद में सरकार की तरफ से अनेकों राजनीतिक षड्यंत्रों में गवाही दी। लाहौर षड्यंत्र कांड में वह मुख्य मुखबिर था, ध्यान रखिएगा। 1930 में उसने भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु के खिलाफ गवाही दी थी, जिसके चलते उन्हें फांसी की सजा दी गई। उसने अपने सहयोगी मनमोहन बनर्जी उर्फ मनमोहन बनर्जी को मोलनिया डकैती कांड में गवाही देने का दबाव डाला गया, जबकि वह डकैती में शामिल ही नहीं था। 1931 में उसने मोतिहारी षड्यंत्र कांड में गवाही दी तथा 2 रिवॉल्वरों की पहचान की जो योगेंद्र शुक्ल के पास थी, जिनके कारण योगेंद्र शुक्ल को भारतीय फायदा 396 तक सजा दी गई। फणींद्र नाथ घोष ने पटना षड्यंत्र कांड में गवाही दी थी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी तथा बिहार में इसके फैले जाल के बारे में बताया था, मतलब पूरा का पूरा चिट्ठा खोल दिया था। ठीक ना। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो इनका जो फणींद्र नाथ घोष का हत्या जो है ना, यहाँ देखिए कैसे होता है। तो बैकुंठ शुक्ल और चंद्रमा सिंह ने मिलकर किया था 9 नवंबर 1932 को, और चंद्रमा सिंह शाहाबाद के थे, इजरी पिपाड़ा गांव के। ठीक है। तो इनकी हत्या बैकुंठ शुक्ल ने ही किया था, ये ध्यान रखिएगा। तो बैकुंठ शुक्ल को फांसी की सजा दी गई थी। बाद में टी लुमी नाम के न्यायाधीश थे, मुकदमा मुजफ्फरपुर में चला था। 14 मई 1934 को गया जेल में इनको जो फांसी की सजा दी गई थी। चलिए नेक्स्ट जो क्रांतिकारी जो है इस बुक में राम विनोद सिंह है। खाली सिंपल साइज के इनके बारे में जान लीजिए। सारण के थे, मलखाचक गांव के। ये मेंबर रहे थे ढाका अनुसंधान समिति के भी और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के भी। वह सहयोग आंदोलन में खादी का प्रचार किए थे अपने इलाके में, क्विट इंडिया मूवमेंट में भाग लिए थे। बाद में इनकी 1967 में मृत्यु हो गई थी। ये भी मतलब कि कुछ मतलब कि राजनीतिक घटना कांड में ये शामिल थे। सूरजनाथ चौबे भी, इनका भी जिक्र आता है क्रांतिकारी संगठन में। इनका जन्म शाहाबाद भोजपुर में हुआ था, डेट अगर याद रखना रख लीजिए। ठीक ना। सिविल डिसऑर्डर में भाग लिए हैं। चौकीदारी कर के खिलाफ इन्होंने जो है ना मूवमेंट चलाया था। ये भी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन और युगांतर के
ये भी मेंबर रहे थे, ठीक ना। पटना षड्यंत्र कांड के ये नायक थे। 11 लोग थे जिसमें 2 मुखबिर बन गए थे, हजारीलाल और राधाकृष्ण, जैसा मैं पहले आपको बताया, ठीक ना। फिर इनको बाद में रिहा भी कर दिया गया था। क्विट इंडिया मूवमेंट में भाग लिए थे। ये बता ही दिया कि 1945 में अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक के अध्यक्ष बने थे। 1972 में ये बिहार विधानसभा के मेंबर भी बने थे। फिर अंतिम में 1977 में उनकी मृत्यु हो जाती है। जिस तरह से पटना में पटना युवक संघ बना था 1927 में, इस तरह गया युवक संघ 1929 में बना था। इसमें इतने सारे लोग शामिल थे। देखिए नाम फिर इतना पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी, लेकिन इसका अधिक उद्देश्य क्या है? गांधी के अहिंसात्मक नीति का विरोध करना और हथियार खरीदने के लिए क्या करना? डकैती करना। गया युवक संघ 1929। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, आपको पता है कि सितंबर 1928 में इनका बना था ये। फिर उसका कोटला में दिल्ली में। बिहार के 2 इसमें प्रतिनिधि भाग लिए थे, फरीदनाथ घोष और मनमोहन बनर्जी। ये भी आप इस बुक में फैक्ट दिया है, इसको देख लीजिएगा। अनुशीलन समिति जो बंगाल से इसका शुरुआत हुआ, तो कलकत्ता 1902 में प्रथमनाथ मित्र ने इसको मतलब कि शुरू किया था। इसके कई सारे शाखा, इसमें ढाका अनुशीलन समिति इसी का शाखा था। भागलपुर में इसका मुख्यालय खुला था। रेवती नाग, ध्यान रखिएगा, ये भागलपुर में एक्टिव थे। 1913 में इसी का एक पटना में भी शाखा खुला। फिर सन्याल ने पटना में। तो ये कुछ फैक्ट है, यहाँ इसको बीपीएससी ऑलरेडी पहले भी पूछ चुका है। कुछ और इसमें फैक्ट देख लेते हैं। श्रीमती अघोर कामनी देवी, ये मोस्ट इंपोर्टेंट, ध्यान रखिएगा। पटना में 1891 है, ये हिंदी में लिखा हुआ है, में प्रथम बालिका विद्यालय का स्थापना की थी इन्होंने। ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर बिहार के कायस्थ और भूमिहार जाति के लोग सर्वप्रथम अंग्रेजी शिक्षा के संपर्क में आए, जिसके फलस्वरूप उनमें समाज सुधार की भावना जगी। इस समय शाहबाद जिले के मुंशी प्यारेलाल का समाज सुधार आंदोलन भी जोर से चल रहा था। मुंशी प्यारेलाल ने तिलक दहेज की प्रथा का अंत करने के लिए सदर अंजुमन ए हिंद नामक एक संस्था का स्थापना की थी, जिसकी शाखा शाहबाद, पटना, गया सब में खुला था। इसमें सभी जाति के मेंबर थे, लेकिन फिर भी कायस्थ की संख्या अधिक थी। फिर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, 1897 ईस्वी में बिहार में प्रथम भूमिहार सम्मेलन, ठीक ना, और इसके प्रथम कायस्थ सम्मेलन भी हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। और ये 1898 ईस्वी में बिहार का प्रथम भूमिहार सम्मेलन, और ये 1889 में प्रथम कायस्थ सम्मेलन हुआ, जो कि समाज सुधार की भावनाओं से उत्प्रेरित था, ठीक ना। अब 1885 में जब भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना हुई, तब बिहारियों की राजनीतिक चेतना और प्रबल हुई। दरभंगा के महाराजा लक्ष्मेश्वर सिंह नियंत्रण कांग्रेस को आर्थिक सहयोग प्रदान करते रहे। 1886 ईस्वी में जब कलकत्ता में अखिल भारतीय कांग्रेस अधिवेशन हुआ, तब बिहार से नंदकिशोर लाल गया से थे, ये परमेश्वर नारायण मेहता मुजफ्फरपुर से थे, गयाधर प्रसाद पटना से थे, गुरु प्रसाद सेन पटना से थे, सैयद मोहम्मद सफरुद्दीन पटना से थे, विश्वेश्वर सिंह पटना से थे, राजश्री प्रसाद सिंह शाहबाद से थे, पुरंदर नारायण सिन्हा पटना से थे, तेजनारायण सिंह भागलपुर कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भी शरीक हुए थे। इसके बाद आगे जो है, जब 1887 में मद्रास में जब इसका कांग्रेस का हुआ, तो वहाँ गुरु प्रसाद सेन भी गए थे। फिर 1888 में इलाहाबाद में भी सैयद मोहम्मद सफरुद्दीन, तारनी प्रसाद, वजीर अली खान गया ने बिहार का प्रतिनिधित्व किया था। तब से कांग्रेस के सभी अधिवेशन में बिहार के प्रतिनिधि जो आपको जाते दिखाई पड़ेंगे। तो आज इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। बाकी और भी लगभग 3-4 लेक्चर लगेगा इन सारे चारों किताब में, जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट एंड फिगर बिहार के आधुनिक भारत के इतिहास से है, तो मैं आगे के लेक्चर में कवर करूंगा। एक चीज़ आपसे मेरा मतलब रिक्वेस्ट है, अगर आपके पास टाइम है तो 16 बीपीएससी जब पीटी एग्जाम हो रहा था, वहाँ मैं बिहार स्पेशल भी लेक्चर कई बार लिया था, जिसमें कि आप 2 वीडियो जरूर देख लीजिए। एक तो ये वाला बिहार के इतिहास आपको लेक्चर 2 लिया था मैं, इसमें मैं मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार ही इंपॉर्टेंट फैक्ट एंड फिगर बताऊँ, आप इसको एक बार जरूर देख लीजिएगा, ठीक ना। फिर एक और लेक्चर लिया था, 2 लेक्चर था उसमें, ये वाला, तो ये दोनों लेक्चर आप जरूर देख रहे हैं। मुश्किल से आपका इसमें 1.5 घंटा का टाइम लगेगा। 1.5 घंटा आप देंगे तो मेरे ख्याल से इसमें से 2-3 क्वेश्चन आराम से आपको एग्जाम हॉल में मिल जाएगा। बाकी आज का लेक्चर है, यहाँ से भी क्वेश्चन आने का चांस है, तो इसको आप देखिए। बाकी 70 का नोटिफिकेशन आ ही गया है, तो आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट बस यही है कि बुक को भी पढ़िए, जैसे कि एनसीईआरटी का जो बुक है क्लास
न्यू एनसीईआरटी में बताएं हिस्ट्री के लिए 6, 7, 8 जरूर पढ़ डालिए। क्लास 10th का जो एनसीईआरटी का एक चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भारत में राष्ट्रवाद, उसको जरूर पढ़ डालिएगा। ज्योग्राफी के एनसीईआरटी जरूर पढ़िए, क्लास कम से कम 10, 11 तो पढ़ के जाइए अच्छे से। बाकी और जो ऑथेंटिक बुक है, स्पेक्ट्रम है या लक्ष्मीकांत सर की बुक है या महेश कुमार बनवाल की बुक, एटलस को अच्छे से माइंड मैप बनाए, खास करके वर्ल्ड एटलस को पढ़िए, क्योंकि बहुत सारा जो युद्ध हो रहा है, चाहे मतलब इजराइल है या फिर इराक, ईरान, रशिया, उसको मैप को अच्छे से लोकेट कीजिए, कौन सा सागर कहाँ पे है, इस पर क्वेश्चन पूछा। हालांकि मैं मैप का भी एक अलग से क्लास लूँगा, कोशिश करेंगे कि 40-50 लेक्चर लूँ पीटी के पहले, क्योंकि ड्यूटी में रहता है, टाइम का थोड़ा कमी होता है, और जितना भी बुक मैं ये सब आपको बताता हूँ, इसको पढ़ना भी तो पड़ता है, तो टाइम की थोड़ी कमी होती है। लेकिन हाँ, कोशिश रहेगा कि कम से कम आधे घंटे का 1 घंटा लेक्चर पर डे आपको लिया जाए, ताकि आपको पीटी एग्जाम में थोड़ा सा हेल्प हो जाए। फिर मैं बोलना चाहता हूँ, मतलब कि डिटेल से मैं पूरा सिलेबस मतलब कि कवर करने की कोशिश नहीं करूँ। हाँ, वो चीज़ें एरिया जहाँ से आपसे छूट जाता है, बाकी तो आप लोग सब कुछ पढ़ा ही पढ़ा है, वो एरिया आज ही मैं बताया, हो सकता है आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, कुछ ना कुछ नॉलेज बढ़ा होगा। तो ऐसे ही लगाओ 40-50 लेक्चर लूँगा, जहाँ आपका थोड़ा सा हेल्प मिल जाए, ठीक है। ये मेरा प्रयास यूट्यूब पर रहेगा। बाकी अच्छे से पढ़ते रहिए। बाकी आगे की वीडियो में हम लोग मिलेंगे। थैंक यू।